गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम लोग पढ़ लिए थे। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का हमने हेडिंग डाला था, तो आज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों कंप्लीट कीजिए और ध्यान से समझिए, बहुत इजी है। बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में से किसी एक का एक्सप्लेनेशन आता है और एक पर न्यूमेरिकल आता है, इसलिए आपको इस चैप्टर में हर हाल में टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों को ढंग से तैयार करना है, क्योंकि किसी एक का एक्सप्लेनेशन और एक पर न्यूमेरिकल आएगा। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ चुके थे, अपनी नई हेडिंग डाल लो, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखिए, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप वास्तव में ये कोई नया टेलीस्कोप नहीं है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया तो ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बन गया। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मॉडिफिकेशन क्या किया गया कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस लगा था उसकी जगह रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कॉनकेव मिरर लगा दिया गया, बस यही चेंज किया गया है। जहां पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस लगा था या जो काम ऑब्जेक्टिव लेंस कर रहा था वही काम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कॉनकेव मिरर से कराया जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह कॉनकेव मिरर लगा दिया गया। ठीक, क्यों लगाया गया अभी हम बाद में बताएंगे, पहले रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देख लें। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में एक मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है। जैसा कि आप जानते हो, चाहे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हो या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स हो, इससे हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो इन्फिनिटी पर हो या बहुत दूर हो। हेवनली बॉडीज को जनरली देखा जाता है। तो हेवनली बॉडी चूंकि बहुत दूर होती है, इन्फिनिटी होती हैं, इसलिए आपको बताया था कि इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं दिखाई जाती। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, वहां से दो रे हम ला रहे हैं, दोनों आपस में ये पैरेलल हैं और ये आ रही हैं इन्फिनिटी से। तो ऑब्जेक्ट से आने वाली रे सीधे पहले कॉनकेव मिरर पर पड़ती है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में अरेंजमेंट ऐसा होता है कि इन ऑब्जेक्ट से जो रे आती हैं यानी इन्फिनिटी से जो रे आती हैं वो सीधे कॉनकेव मिरर पे पड़ती हैं और कॉनकेव मिरर से ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। रिफ्लेक्ट होकर आप देख रहे हो कि ये रे कहीं कहीं आपस में मिल जाएंगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जहां आपस में मिलेंगी उसके पहले थोड़ा सा एक 45 डिग्री पर इंक्लाइंड प्लेन मिरर लगा दिया जाता है। अब ये यहां से रे सीधे फिर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं और प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के यहां आपस में मिल जाती हैं। जहां पे ये मिल जाती हैं वहीं पर वो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर है उसकी इमेज बन जाती है। तो ये जो इमेज बनी है ये भी इस इमेज का नाम रख दे रहे हैं। तो हमने बताया था कि यही काम का ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस करता था कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हैं यानी जो हेवनली बॉडीज हैं उनकी एक इमेज बना देता था। वही काम अब कॉनकेव मिरर कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हैं, हेवन में है, उनका एक इमेज बना दिया। तो ये जो इमेज है वह आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। मान लीजिए यही आई लेंस है। अब ये रिफ्लेक्ट होने वाली रे यहां पर आपस में मिल गई, यहां एक इमेज बन गया। अब कॉनकेव मिरर का ये जो इमेज है वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, यानी यही इमेज ए बी जो कॉनकेव मिरर का है ये ऑब्जेक्ट आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जब रे आके कॉनकेव मिरर पे ये आई लेंस पे पड़ती हैं तो आई लेंस इनको रिफ्लेक्ट कर देता है, कन्वर्ज कर देता है और यहीं से हम फाइनल इमेज को देखते हैं। तो अब ये जो रे फाइनली हमारे आंख तक पहुंच रही है, इसको यदि डॉटेड लाइन से हम आगे बढ़ाएं तो ये आपस में एक दूसरे से जहां मिलती हैं वहीं पर एक बड़ी सी इमेज बन जाती है, ए डैश बी डैश। तो इस तरह से इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट की
बड़ी सी यानी क्लियर और मैग्नीफाइंग इमेज हम यहां अपने आंख से देख लेते हैं। अब जहां तक मैग्नीफाइंग पावर का सवाल है, तो चूंकि हमने बताया था कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही है, उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो जब उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है तो इसमें डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। सीधा आप जो फार्मूला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए यूज किए थे वही फार्मूला आप यहां लगा सकते हो। यही फार्मूला आप वहां लगा सकते हो। तो इसका भी यदि मैग्नीफाइंग पावर निकालने को लिया है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ये भी वही हो जाएगा -FO/UE, यही हो जाएगा। जहां पर उसमें जो FO था, हम बताए थे कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो इसमें FO फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर का, इसलिए फोकल लेंथ की जगह आप जानते हो कि मिरर का फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। तो चूंकि FO उसमें आया था तो FO इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जो काम उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का था, चूंकि वही कॉनकेव मिरर कर रहा है, इसलिए यहां FO की जगह कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ ले लेंगे। और हम जानते हैं किसी भी मिरर का फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। दूसरा केस 1, उसमें दो केस हम बताए थे। केस 1, इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो जब फाइनल इमेज इंफिनिटी बने तो आपको याद होगा मैग्नीफाइंग का फार्मूला FO/FE, तो यहां भी हो जाएगा वही FO/FE। FO इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर एंड FE इज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। और दूसरा उसमें केस 2 बताए थे कि ये फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी यदि हमारा फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को बनता है तो मैग्नीफाइंग पावर बताइए। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का केस 2 का फार्मूला डिराइव किए थे, सेम वही फार्मूला यहां पे लग जाएगा। तो इस तरह से रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की ये वर्किंग हो गई, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन हो गया। और जनरल कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर ये है, और स्पेशल कंडीशन में एक जब फाइनल इमेज इंफिनिटी बने तो इससे आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, और दूसरा जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है तो फार्मूला वही हो जाएगा जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में बनाए थे। अब इसके बाद अगली हेडिंग डाल लें, कंपैरिजन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं, ये वर्डिंग याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ना, एस्ट्रोनॉमिकल ना कह के रिफ्रैक्टिंग कह देता है। तो रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कंपेयर पढ़ने को कहता है। तो यहां पर एक मन में आपके सवाल उठता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस लगता था वहां पे रिफ्लेक्टिंग में हमने कॉनकेव मिरर क्यों लगाया, ऑब्जेक्टिव लेंस को हटाकर कॉनकेव मिरर लगाने से फायदा क्या हुआ। तो पहला फायदा ये समझ लीजिए कि जितने भी लेंस हैं उनमें दो डीमेरिट होती है, एक क्रोमेटिक एबरेशन और एक स्फेरिकल एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन और स्फेरिकल एबरेशन लेंस की बड़ी दो डीमेरिट है, और इन दोनों डीमेरिट के कारण लेंस से जो इमेज बनता है वो ब्लर्ड बनता है, बहुत क्लियर नहीं बनता है। इसलिए लेंस की जगह मिरर लगा देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि मिरर में क्रोमेटिक एबरेशन होता नहीं है। स्फेरिकल एबरेशन इसमें भी होता है, लेकिन यदि मिरर को पैराबोलिक शेप का ले लीजिए तो स्फेरिकल एबरेशन भी इसमें नहीं होता है। तो मिरर लगाने का पहला फायदा ये है कि क्रोमेटिक एबरेशन और स्फेरिकल एबरेशन जैसी डीमेरिट इस टेलीस्कोप में नहीं है, जबकि एस्ट्रोनॉमिकल में थी। दूसरा, किसी भी इमेज को यदि आप चाहते हो कि बहुत क्लियर, बहुत ब्राइट और मैग्नीफाइंग बने, तो उसके लिए बड़े एपर्चर का लेंस लगाना पड़ेगा, और बड़े एपर्चर का बहुत बड़ा लेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। उसका कारण है कि लेंस चाहे जितना भी
प्रिकॉशन से बनाएं। यदि बहुत बड़ा लेंस आप बनाना चाहते हैं तो भी कितना भी प्रिकॉशन से लेंस बनाएंगे उसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे, एयर आ जाएगी, जिससे इमेज डिस्टर्ब हो जाएगी। मिरर भी बहुत बड़ा बनाएंगे तो इसमें क्रैक तो आएगा, इसमें भी, लेकिन चूंकि मिरर रिफ्लेक्शन थियरी काम करता है, आने वाली रेस सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो अंदर क्रैक भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बहुत बड़ा आप चाहें तो एपर्चर का मिरर बना सकते हो, और जब बहुत बड़े एपर्चर का मिरर बना लोगे तो जो फाइनल इमेज होगी वो बहुत ब्राइट और बहुत क्लियर होगी। इसलिए लेंस की जगह मिरर का लगना ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसीलिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मॉडिफिकेशन कर दिया गया। ठीक है, तो यदि आपसे कंपैरिजन आता है कि ये बेटर क्यों है उससे, क्यों कॉन्वेक्स ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह मिरर लगाया गया, तो आप यही लिख दीजिएगा, बुक में भी दिया हुआ है। अगला हेडिंग माइक्रोस्कोप लिख लें। तो जैसे आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़े थे, सेम लगभग वैसे ही डेरिवेशन माइक्रोस्कोप का भी है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी डेरिवेशन है, आराम से इसको आप कर सकते हो एग्जाम में, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें। थोड़ा सा ध्यान से एक बार पढ़ के रिवाइज कर लें। तो हेडिंग डाल लीजिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आप डेफिनेशन लिख दीजिए कि इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम विच वी कैन सी क्लियर एंड मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स या माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप वह प्रकाशिक यंत्र है, वह ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम किसी माइक्रो यानी सूक्ष्म वस्तुओं का क्लियर और मैग्नीफाइंग इमेज यानी बड़ा इमेज आसानी से देख सकते हैं। तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए कंस्ट्रक्शन पर। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी एक सिलिंड्रिकल कंस्ट्रक्शन है और इसके दोनों एंड पर एक एक एक्रोमेटिक कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी एक सिलेंडर जैसा होता है और इसके दोनों एंड पर एक एक एक्रोमेटिक कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस नहीं, एक्रोमेटिक कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ और एपर्चर छोटा होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और दूसरा लेंस जिसका फोकल लेंथ और अपर्चर बड़ा होता है उसको हम आई लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस फिक्स होता है, आई लेंस मूवेबल होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ होता है और आई लेंस हमारे आंख की तरफ होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच के डिस्टेंस को माइक्रोस्कोप की लेंथ कहते हैं। इतना आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के बाद मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर यदि आप माइक्रोस्कोप का डिफाइन करना चाहते हैं तो जैसे हमने टेलीस्कोप का बताया था, लंबोसम वही है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है, उसी फार्मूले से ही डेफिनेशन निकल जाएगा। एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज अपॉन एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन object is at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision। मतलब यदि आपको माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन लिखने को आ जाए, कभी कभी एक नंबर में आ जाता है, तो आप लिख दें कि द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज एट आई लेंस to the angle formed by object when object is at least distance of distinct vision।
एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज को बीटा से लिखते हैं, यानी फाइनल इमेज आई लेंस पर जो एंगल बनाएगा वो बीटा है। और यदि ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखिए तो जो एंगल बनाएगा वो अल्फा है। तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला हो गया बीटा अपॉन अल्फा। टेलीस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर और माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर में यही डिफरेंस है, दोनों के लिए बीटा तो एक ही है, अल्फा में अंतर है। टेलीस्कोप में आप लिखे होंगे एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रियल पोजीशन, और माइक्रोस्कोप में है एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब यह है कि अल्फा ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया गया एंगल है और बीटा फाइनल इमेज द्वारा बनाया गया एंगल है। यानी फाइनल इमेज जो एंगल बनाती है वो बीटा है और ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है वो अल्फा है। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट जहां है वहीं से अपने रियल पोजीशन से जो इमेज में एंगल बनाता है वो अल्फा कहते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट कहीं भी हो वहां से जो एंगल बनाएगा वो अल्फा नहीं होगा। ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखिए और वहां से जो एंगल फॉर्म करेगा वो अल्फा है। यानी ये फाइनल इमेज द्वारा बनाया गया एंगल, ये ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया गया एंगल। लेकिन ये ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया गया एंगल तब का है जब ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा जाए। ठीक है ना। तो मैग्नीफाइंग पावर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गया। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन पूरा डिटेल लिख के फिगर बनाएंगे और फिर उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन लिखेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे। ठीक। अगली हेडिंग लिखिए इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन समझिए। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी। चूंकि माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट पास ही होता है, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था इसलिए इन्फिनिटी से हम रे ला रहे थे। माइक्रोस्कोप में चूंकि ऑब्जेक्ट पास में ही होता है और फाइनाइट होता है इसलिए यहां पर ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। तो चूंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस से इसकी डिस्टेंस हम यूओ मान लेते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट से की इमेज बनाइए तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जैसा कि आपको बताया गया है और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर्स होकर जाती है। ये आपको हम बता चुके हैं इमेज फॉर्मेशन का तरीका। ये दोनों रे ऐसे आके यहां मिल गई और यहां पर एक इमेज बन गया ए बी। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये इमेज है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस यूओ और ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की डिस्टेंस हम वीओ लिख दे रहे हैं, पॉजिटिव हो जाएगी इधर है। अब आप जानते हो कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज होती है वही आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होती है। तो मान लीजिए हमारा ये आई लेंस है, आई लेंस, और हमने ये भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज है वो हमेशा आई लेंस और आई लेंस के फोकल पॉइंट के बीच बननी चाहिए। तो ये आई लेंस का फोकल पॉइंट है, ये आई लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, इसी के बीच में ये इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस की बननी चाहिए, चाहे माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो। इसलिए आई लेंस का फोकल पॉइंट हमेशा इमेज के लेफ्ट होना चाहिए। ठीक। अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज है वही आई लेंस का ऑब्जेक्ट है। अब रे डायग्राम बनाइए। आई लेंस के लिए जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो आई लेंस से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी माइनस यूई। अब एक रे पैरेलल ले जाएंगे और एक रे ऐसे ले जाएंगे और ये भी जो दो रे आ रही हैं ये भी लेंस पर पड़ेंगी और ये सारी की सारी रे रिफ्रेक्ट हो जाएंगी। ये भी रिफ्रेक्ट होगी, ये भी रिफ्रेक्ट होगी, ये भी रिफ्लेक्ट होगी और यहां से आप देखेंगे तो आपको फाइनल इमेज दिखाई देगा इतना बड़ा, ए डबल डैश बी डबल डैश।
फाइनल इमेज आई लेंस पर ये जो एंगल बना रहा है मैंने बताया था वही बीटा है। ये जो फाइनल इमेज है वो आई लेंस पर जो एंगल बना रहा है वही बीटा है। ठीक, अब मैग्नीफाइंग पावर निकालिए। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, तो m इज इक्वल टू होता है बीटा बाई अल्फा। अब आप चाहें तो बीटा और अल्फा चूंकि स्मॉल एंगल होते हैं इसलिए बीटा की जगह tan बीटा लिख सकते हो। तो इस ट्रायंगल से EAB इसको A डैश B डैश कर दीजिए। तो A डैश B डैश से tan बीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया A डैश B डैश और बेस ये डिस्टेंस यानी UE हो गया। तो ये हो जाएगा A डैश B डैश अपॉन UE। ठीक है, माइनस साइन है तो माइनस लिख दीजिए। अब अल्फा निकालिए, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। अब हमने बताया था कि फाइनल इमेज जो एंगल बनाता है आई लेंस पर वो बीटा है और ऑब्जेक्ट जो है आपका ए बी उसको लीस्ट डिस्टेंस पर रखिए तो जो एंगल बनाएगा वो अल्फा होगा। तो एक फिगर और बना देते हैं। मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये ऑब्जेक्ट ए बी है, इसको लीस्ट डिस्टेंस पर यानी -d डिस्टेंस पर रखिए तो ये जो एंगल ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएगा वही अल्फा होगा। अब यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बेस यानी -d हो गया। अब बीटा भी निकल गया, अल्फा भी निकल गया। अब बीटा और अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो m इज इक्वल टू, ऊपर है बीटा तो बीटा की जगह A डैश B डैश अपान यूई, A डैश B डैश अपान यूई। अब जब इसमें अल्फा की वैल्यू डिवाइड करोगे तो -d ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको लिख सकते हो A डैश B डैश अपान ए बी इंटू डी बाई यूई। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब जरा इन ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखें, यानी ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल OA' B'। तो फ्रॉम ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OA' B', इन दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल OA' B' सिमिलर होंगे। ये दोनों जो हमने क्रॉस लगाए ये दोनों सिमिलर होंगे। तो जब सिमिलर होंगे तो इनके करिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होंगे। तो पहले इस ट्रायंगल का हाइट लीजिए यानी A डैश B डैश अपॉन इसकी हाइट AB। तो जिस ट्रायंगल की हाइट ऊपर ली है उसी का बेस ऊपर लीजिए यानी O से A डैश के बीच का डिस्टेंस VO अपॉन इस ट्रायंगल का बेस यानी -UO। अब जो A डैश B डैश अपॉन AB है इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। अब A डैश B डैश अपॉन AB जहां है उसकी जगह ये लिख दिए इसकी वैल्यू VO अपॉन UO लिख सकते हो यहां पर। तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा -VO अपॉन UO और ये हो जाएगा D अपॉन UE। ये मैग्नीफाइंग पावर हो गया। टेलीस्कोप की लेंथ, माइक्रोस्कोप की लेंथ, द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप की लेंथ हो जाएगी VO प्लस UE, मॉड ऑफ VO प्लस मॉड ऑफ UE। ठीक है, अब इसमें भी स्पेशल केस होंगे। तो पहला इसमें भी केस 1 लिखा जाएगा कि यदि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फाइनल इमेज यदि इंफिनिटी पर बने तो इसमें भी आप लिख सकते हो if final image
फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये फाइनल इमेज आई लेंस बना रहा है और ये फाइनल इमेज इन्फिनिटी तभी बनेगा जब इसका ऑब्जेक्ट यानी ए डैश बी डैश इसके फोकस पे हो। तो आप थोड़ा सा आई लेंस को पीछे करिए ताकि इसका फोकल पॉइंट यहां आ जाए। ठीक, तो एक रे डायग्राम बना ले चाहे तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है आपका ए बी। अब यहां से एक रे ऐसे इमेज बनाइए, ये इमेज बन गई ए डैश बी डैश। अब ये जो इमेज बनी है ऑब्जेक्टिव लेंस की, यही आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, ये इसके फोकस पे होना चाहिए, यानी यही पॉइंट आई लेंस का फोकल पॉइंट भी हो। अब आई लेंस बना दो। अब आज चूंकि यहां ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये इमेज है, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी वीओ और ये हो गई माइनस यूओ। अब चूंकि ये फोकल पॉइंट है आई लेंस का, तो ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पर ही है, इसलिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। अब यदि आप रे डायग्राम बनाते हो तो जितनी भी रे रिफ्लेक्ट होंगी इनको पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, यानी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर यदि बन रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब यहां देखिए यूई की जगह यहां पे एफ ई हो जाए, यानी केवल यूई की जगह एफ ई लिख देना है इसी फार्मूले में। तो मैग्नीफाइंग पावर इस केस में हो जाएगा माइनस वीओ अपान यूओ और डी अपान यूई की बजाय डी अपान एफ ई हो जाएगा। ठीक, ये मैग्नीफाइंग पावर हो गया तब जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनता हो। इस कंडीशन में टेलीस्कोप की लेंथ ऑफ टेलीस्कोप नहीं माइक्रोस्कोप, तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की लेंथ हो जाएगी वीओ प्लस ये डिस्टेंस एफ ई के बराबर, ये यहां से यहां तक वीओ है और ये एफ ई है, तो वीओ प्लस एफ ई। और ये एक चीज याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट कंडीशन या नॉर्मल एडजस्टमेंट कंडीशन कहलाता है। इस कंडीशन में फाइनल इमेज को देखते समय आंख रिलैक्स रहती है, यानी फाइनल इमेज को रिलैक्स आई से देखा जा सकता है। तो ये इसलिए अहम है लिखना कि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर तब बताइए जब फाइनल इमेज को रिलैक्स आई से देखा जा सकता है। तो चूंकि जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तभी हम फाइनल इमेज को रिलैक्स आई से देख सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन पूछे कि उस समय मैग्नीफाइंग पावर बताइए जब फाइनल इमेज को रिलैक्स आई से देखा जा सकता है, तो इसी फार्मूले पर न्यूमेरिकल लगा लेना। या ये कह दे कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनता हो तो मैग्नीफाइंग पावर बताइए, तब भी आपका यही फार्मूला लग जाएगा। ठीक, अब इसमें ये था केस 1। अब केस 2 देखिए। केस 2, यदि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बने, इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी फाइनल इमेज की डिस्टेंस यानी v माइनस डी हो। u आप जानते हो u ही होता ही है, एफ ही, क्योंकि फाइनल इमेज ऑब्जेक्टिव आई लेंस बनाता है, इसलिए u की जगह u ही, एफ की जगह एफ ही। और चूंकि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस बनना चाहिए, इसलिए इमेज की डिस्टेंस यानी v की वैल्यू माइनस डी लिख दे। अब चूंकि फार्मूला जानते हो 1/v माइनस 1/, इक्वल टू 1/f। अब ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो v की जगह माइनस डी, u की जगह माइनस यू, एफ की जगह एफ ही। अब ये प्लस हो जाएगा और माइनस डी को उधर कर दीजिए, तो 1/u इज इक्वल टू 1/f ई प्लस 1/d, या स्क्वायर करेंगे तो एफ ई डी, एफ ई प्लस डी, ये 1/u की वैल्यू हो गई।
अब 1/ue की वैल्यू, इसे आप इक्वेशन ए मान लें, इसको हम इक्वेशन बी मान लेते हैं। ue की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट कर दीजिए 1/ue की वैल्यू, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/ue इन इक्वेशन ए, पुट करिए, तो इक्वेशन ए यही है। तो m इज इक्वल टू माइनस VO अपान UO इंटू डी इंटू 1/UE, तो 1/UE की जगह हो जाएगा FE प्लस डी अपान FE डी, डी से डी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस VO अपान UO और FE अपान FE प्लस डी अपान FE, तो ये हो गया माइनस VO अपान UO और 1 प्लस डी अपान FE। तो इस तरह मैग्नीफाइंग पावर इससे निकल जाएगा। ठीक, जब ये तब के लिए मैग्नीफाइंग पावर है, इसको इक्वेशन नंबर हम सी मान लेते हैं। ये तब के लिए मैग्नीफाइंग पावर है जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है। इस कंडीशन में टेलीस्कोप की लेंथ हो जाएगी VO प्लस UE। यहां ये चीज लिख दीजिएगा कि इस कंडीशन में फाइनल इमेज को देखते समय आंख पे काफी स्ट्रेस पड़ता है। तो कभी कभी ये कहा जाता है, जैसे एक तो सीधा पूछ देता है कि माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर बताइए तब जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, तो इसी फार्मूले से न्यूमेरिकल लग जाएगा। कभी कभी कहता है कि माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर तब बताइए जब फाइनल इमेज को देखते समय हमारी आंख पे तनाव पड़ता है, तो उस कंडीशन में भी यही। अब अगला हेडिंग और इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग देख लें, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है, जो आप बायोलॉजी बॉक्स में मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हो ना, इस तरह का होता है, ऐसे करके ऐसे, इसी मैग्नीफाइंग ग्लास को ही सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है ना, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें कोई खास कंस्ट्रक्शन नहीं है, इमेज फॉर्मेशन बस इसका पढ़िए, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है। इमेज फॉर्मेशन, मान लीजिए ये आपका, हमने बताया था कि मैग्नीफाइंग ग्लास को ही सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें एक ही लेंस होगा, वो भी कॉन्वेक्स। इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं, मान लीजिए ये लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये ऑब्जेक्ट है आपका AB। हाँ, एक चीज है कि सिंपल माइक्रोस्कोप यानी मैग्नीफाइंग ग्लास से जब किसी ऑब्जेक्ट को देखना हो आपको, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस और लेंस के फोकल पॉइंट के बीच होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट AB को हमने ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच बनाया है। तो जब ये ऑब्जेक्ट है लेंस के लिए, तो ये डिस्टेंस माइनस U हो जाएगी। अब यहां से एक रे ऐसे निकलती है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और एक ऐसे आती है। ठीक, अब ये दोनों ही रिफ्रैक्ट होंगी और दोनों को आप पीछे बढ़ाइए, जहां पे ये मिल जाएंगे वहां पे फाइनल इमेज आपको दिखाई देगा बड़ा सा, और यहीं से आप देखते हो और आपको ये बड़ा सा फाइनल इमेज दिखाई देता है। ठीक, ये जो फाइनल इमेज है, ये लेंस पर जो एंगल बनाता है वही बीटा है। अब इसका जरा मैग्नीफाइंग पावर निकालिए, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, M इज इक्वल टू होता है बीटा बाई अल्फा। अब बीटा और अल्फा निकाल के इनपुट कीजिए, जैसे आप टेलीस्कोप में किए वही माइक्रोस्कोप में भी करना है। तो बीटा इज इक्वल टू tan बीटा। अब ये ट्रायंगल लीजिए ये वाला, तो यहां से tan बीटा निकालिए, तो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AB अपान बेस यानी माइनस U। उसी तरह से अल्फा निकालिए, तो अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। हमने बताया था कि माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज द्वारा बनाया गया एंगल बीटा होता है और ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया गया एंगल अल्फा होता है, लेकिन तब जब ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पर हो। तो मान लीजिए लेंस है और यहाँ ऑब्जेक्ट AB है, इसको लीस्ट डिस्टेंस पर रखिए यानी -d डिस्टेंस पर रखिए, तब ये जो एंगल बनाएगा वो अल्फा होगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू AB अपान -d।
अब आपका बीटा भी निकल गया, अल्फा भी निकल गया। बीटा अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। यहाँ लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 1 पुट करें तो मैग्नीफाइंग पावर हो गया, पहले ऊपर बीटा की वैल्यू है तो ए बी अपॉन माइनस यू, और नीचे अल्फा है तो हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए बी, ये कैंसिल हो गया तो मैग्नीफाइंग पावर हो गया डी बाई यू। इसका मैग्नीफाइंग पावर पॉजिटिव है, तो मैग्नीफाइंग पावर का पॉजिटिव बता रहा है कि फाइनल इमेज सीधा बन रहा है। अब इसमें भी लिखिए केस 1, इसमें भी केस 1 हो जाएगा इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो फाइनल इमेज इंफिनिटी तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो। तो लेंस को थोड़ा पीछे कर लीजिए, यानी ये जो ऑब्जेक्ट आपका है ए बी या लेंस के फोकल पॉइंट पर हो, तब जरा देखिए इमेज बनाइए। अब आप इनको पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, यानी फाइनल इमेज इन्फिनिटिव बने। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटिव तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पर हो, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस एफ के बराबर हो। यही यू की जगह एफ इक्वेशन ए में रख दीजिए। ये हो गया m इज इक्वल टू प्लस डी अपॉन एफ। तो यदि आपसे कहता है कि तब मैग्नीफाइंग पावर बताइए जब फाइनल इमेज इन्फिनिटिव बनता है, तो यही फार्मूला लगा दीजिए। इसमें भी वही केस 2 है कि इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो क्या करिए v की जगह माइनस डी, u की जगह u, f की जगह f रखिए, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। अब v की जगह माइनस डी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, इसको इधर कर दो तो 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी, या ये हो जाएगा एफ डी और एफ प्लस डी। अब u की वैल्यू इक्वेशन a में पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन a, तो m इज इक्वल टू d अपॉन यू है तो d इंटू 1 अपॉन यू की जगह एफ प्लस डी अपॉन एफ डी, तो d से d कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 प्लस डी बाई एफ। ये हो गया इक्वेशन नंबर सी। यानी ये तब मैग्नीफाइंग पावर है जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। तो इस तरह से आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पूरा कंप्लीट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूरा कंप्लीट, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पूरा कंप्लीट और सिंपल माइक्रोस्कोप पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया गया। इसको तैयार कर लीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूं कि एक कोई माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में से एक डिटेल आएगा और जो दूसरा उस पर क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से आपका रे ऑप्टिक्स पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम आपका वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।